Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरी लीनियर अलजेब्रा 1 की सीरीज चल रही है जिसमें हम चैप्टर 1 कर रहे हैं वेक्टर स्पेसिस। इससे पहले मैं 2 लेक्चर्स आपको करा चुकी हूँ जिसमें मैंने डेफिनेशन बताई है आपको वेक्टर स्पेसिस की और एग्जाम्पल्स की है। आज बेटा हम कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे वेक्टर स्पेस की, फिर उसके बाद देखेंगे कि सब स्पेस क्या होता है, डेफिनेशन उसकी देखेंगे, क्राइटेरिया देखेंगे कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये सब स्पेस है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज रह गई थी मेरी वेक्टर स्पेस की, वो कर ले। देखो कैंसिलेशन लॉज होल्ड्स फॉर वेक्टर एडिशन। कैंसिलेशन लॉ आप सब ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ चुके हो, रिंग थ्योरी में भी पढ़ चुके हो। अब सेम चीज वेक्टर स्पेसिस में भी आ रही है कि अगर आपको 3 वेक्टर्स दे रखे हैं वेक्टर स्पेस के अंदर सच दैट x प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो ये देखो z जो है दोनों तरफ है, इक्वल टू के दोनों साइड पर z है और वो कहाँ की साइड पर, राइट साइड पे है, तो आप इस z को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट साइड पे होता तो भी कैंसिल हो जाता, मतलब सिमिलर एलिमेंट कैन बी कैंसिल, तो इसे हम बोल देंगे राइट साइड का एलिमेंट कैंसिल कर रहे हो तो राइट कैंसिलेशन लॉस। अगर z प्लस एक्स इक्वल टू जेड प्लस वाई होता तो बन जाता लेफ्ट कैंसिलेशन। तो हमें दिखाना है कि वेक्टर एडिशन जो होती है वो कैंसिलेशन लॉस को होल्ड करने देती है। तो देखो बेटा क्या करना है, बहुत आसान प्रूफ है। सिंस z बिलोंग्स टू v, आपको पता है कि एडिटिव इनवर्स होगा वेक्टर स्पेस के अंदर, क्योंकि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या आती है, v प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। अगर v एबिलियन ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो उसके पास एडिटिव इनवर्स होगा, तो z का एडिटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करता होगा। सपोज कर लो मैंने कहा कि z का एडिटिव इनवर्स v है, तो हमारी डेफिनेशन क्या बननी चाहिए, z प्लस वी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर आपको दूसरी साइड से प्रूफ करना हो तो v प्लस जेड इक्वल टू जीरो ले लेना। ठीक है, तो क्योंकि राइट इनवर्स इक्वल टू लेफ्ट इनवर्स होता है आपके पास। अब देखो कंसीडर करो x। देखो मेरे पास v और z आ चुका है, मुझे ये x और y की भी ज़रूरत है क्योंकि मुझे x प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस जेड लेकर आऊँगी, तभी मैं x इक्वल टू वाई को लेकर प्रूफ कर पाऊँगी। तो मैंने x से स्टार्ट किया, मैंने आपको बता रखा है अलजेब्रा में कोई चीज़ बढ़ानी है तो एडिटिव आइडेंटिटी का इस्तेमाल करो या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमारा क्वेश्चन एडिटिव का है तो हम एडिटिव का करेंगे। तो x को मैंने लिख दिया x प्लस जीरो। ठीक है, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब जीरो वेक्टर जो होगा वो एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये जीरो एक्चुअल में जीरो वेक्टर हो गया। क्लियर। अब इस जीरो की जगह क्या लिख दिया आपने, z प्लस वी लिख दिया बाय वन। ठीक है, अब इसमें एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल कर लो, यू कैन पुट ब्रैकेट्स एनीवेयर बाय एसोसिएटिविटी, तो मैंने ब्रैकेट x प्लस जेड पे लगा दी। ठीक है, फिर x प्लस जेड किसके बराबर है, y प्लस जेड गिवन है हमें, तो हमने इसकी जगह y प्लस जेड लिख दिया। फिर दोबारा से एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल किया, अब हमने z प्लस वी फिर से इकट्ठा कर दिया। अभी अभी हमने ऊपर लिया था कि z और v जो है इन्वर्स है एक दूसरे का, हमने v का z का इन्वर्स v माना था ना, तो z प्लस वी की जगह पे जीरो आ गया बाय वन। ठीक है बेटा, रीजनिंग हर स्टेप पे देनी बहुत जरूरी होती है। अब देखो y कोई एक वेक्टर है v के अंदर और जीरो इज ऑल्सो अ जीरो वेक्टर इन v। ठीक है, तो दो वेक्टर को ऐड करते हैं कंपोनेंट वाइज, या आपने ऐड किया या जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी माना आपने, तो y प्लस जीरो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन ही यही है कि y प्लस जीरो इज y। तो मेरे पास आ गया बेटा, देखो हम x से शुरू हुए और y पे आ गए तो हमारा x इक्वल टू y आ गया। इसका मतलब वेक्टर एडिशन कैंसिलेशन लॉज को फॉलो करती है। क्लियर। अब मैं कहती हूँ कि ये जो वेक्टर जीरो था जो मैंने अभी अभी ऊपर पे लिखा था, और वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में जो जीरो वेक्टर लेते हैं, जैसे हम v प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप में जीरो क्या लेते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी लेते हैं। ठीक है, और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को हम वेक्टर्स बोलते हैं, तो ये जो जीरो वेक्टर हम लेते हैं ये यूनिक होता है, ये आपको प्रूफ करना है। मैंने कहा सपोज कर लो कोई और वेक्टर जीरो वेक्टर था मेरे पास, जीरो डैश, उसका मैंने नाम रख दिया सच दैट जीरो डैश वेक्टर की क्या कंडीशन हो जाएगी, एक्स प्लस जीरो डैश इक्वल टू एक्स, क्योंकि मैं इस जीरो की जगह कह रही हूँ कि सपोज कर लो ये जीरो यूनिक नहीं था, इसकी जगह पे कोई और जीरो डैश भी था, तो वो थर्ड प्रॉपर्टी जो आपकी होती है एडिटिव आइडेंटिटी वाली वो होल्ड कराएगी, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस जीरो डैश इक्वल टू एक्स आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी। बट हमें तो पता है कि जीरो भी जो था एडिटिव आइडेंटिटी था, तो जीरो के ऊपर एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी लगाई तो एक्स प्लस जीरो इक्वल टू एक्स आ गया। अब ये देखो वन और टू दोनों के दोनों एक्स के बराबर हैं, इसका मतलब एक्स प्लस जीरो किसके बराबर आ गया, एक्स प्लस जीरो डैश के बराबर आ गया। अब कैंसिलेशन लॉस चलते हैं वेक्टर एडिशन के अंदर, तो एक्स और एक्स दोनों साइड से ऐड हो गया, कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, जीरो डैश इक्वल टू जीरो। तो मुझे पता चला कि जो मैं दूसरा एलिमेंट सोच रही थी कि कोई और जीरो वेक्टर हो सकता है वो एक्चुअल में जीरो ही था, तो इसका मतलब जीरो वेक्टर इज यूनिक इन द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। क्लियर। अब देखिए ईच एलिमेंट इन अ वेक्टर स्पेस हैज अ यूनिक एडिटिव इनवर्स।
आपको वैसे भी पता है, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, सब में आपने करा है कि हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स यूनिक होता है। ठीक है, जैसे वहां प्रूफ किया बिल्कुल ऐसे ही यहाँ प्रूफ करना है। ठीक है, सपोज कर लो मैंने कोई एक वेक्टर लिया वी के अंदर। ठीक है, वी मेरा वेक्टर स्पेस है। मैंने कहा इसका एक नहीं, इसके दो इनवर्स है। ठीक है, एक इनवर्स का नाम मैंने वाई रख दिया, इसका वाई डैश रख दिया। मैं शो कर दूंगी वाई इक्वल टू वाई डैश है। ठीक है, तो मेरे को पता चलेगा कि इनवर्स यूनिक है। तो अगर ये इनवर्स है एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक्स प्लस वाई डैश इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि वाई इनवर्स है इसलिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो आया, वाई डैश इनवर्स है इसलिए एक्स प्लस वाई डैश इक्वल टू जीरो आ गया। अब दोनों जीरो के बराबर है तो दोनों आपस में बराबर हो गए, तो मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों, और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा बाय कैंसिलेशन लॉस, क्योंकि आपने अभी भी ऊपर देखा कि वेक्टर एडिशन में जो है वेक्टर स्पेस के अंदर वो कैंसिलेशन लॉस को फॉलो करती है। तो मेरे पास आ गया वाई डैश इक्वल टू वाई। तो इससे मुझे पता चला कि एडिटिव इनवर्स जो होता है हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है वेक्टर स्पेस के अंदर। क्लियर हो गया? और देखो बेटा प्रॉपर्टीज, देखो इन एनी वेक्टर स्पेस वी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखो जीरो इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, माइनस ए इंटू एक्स। बच्चों अगर एग्जाम सर पे है, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो ये वाली प्रॉपर्टीज लर्न जरूर कर लेना। इनका प्रूफ बेशक स्किप कर दो, क्योंकि बड़ा एलिमेंट्री सा प्रूफ है, मुझे नहीं लगता एग्जाम्स में आएगा, तो स्किप कर देना। और अगर आपके पास टाइम है पढ़ने का तो पढ़ लो। ठीक है, तो देखो जीरो एक्स इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है आपको, तो जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स को कंसीडर करो। इसको मैं हमेशा ऐसे लिख सकती हूँ जीरो प्लस जीरो इंटू एक्स। क्यों लिख सकती हूँ? आप इधर देखो, मैंने रीजन लिख के दिया है आपको कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जो होता है, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स होता है। अगर आप अल्फा को और बीटा को दोनों को जीरो जीरो ले लो और एक्स बिलोंग्स टू वी है, तो मेरे पास आ जाएगा जीरो प्लस जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब आप ये देखिए जीरो प्लस जीरो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है, क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो जीरो एक्स ही आ गया। और वैसे भी जीरो वेक्टर में भी जीरो वेक्टर ऐड करो तो भी जीरो वेक्टर ही आता है। ठीक है, तो जीरो प्लस जीरो तो हमेशा ही जीरो है। अब इस जीरो एक्स को मैं लिख सकती हूँ जीरो एक्स प्लस जीरो। ठीक है, अब ये देखो जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स इक्वल टू जीरो एक्स प्लस जीरो आ गया यहाँ से। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या है? कैंसिलेशन लॉज है, तो जीरो एक्स से जीरो एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जीरो एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई सबको बात यहाँ तक? बड़ी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखो, ए बिलोंग्स टू एफ। एफ क्या चीज थी? फील्ड। फील्ड के पास तो बहुत कुछ होता है। ठीक है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एबिलियन ग्रुप भी बनाता है, सब काम करता है। और एक्स बिलोंग्स टू वी है, और आपको पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है आपकी वी के अंदर, जो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है। तो इसका मतलब ए डॉट एक्स किसका एलिमेंट होगा? वी का एलिमेंट होगा। ये तो बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस आ गया। तो अब आपको ये भी पता है कि एडिटिव इनवर्स हर एलिमेंट का यूनिक होता है। तो इसका मतलब अगर ए एक्स बिलोंग्स टू वी है तो माइनस ए एक्स भी वी के पास होगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है ना वेक्टर स्पेस में, तो माइनस ऑफ ए एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू वी। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि दोनों को ऐड करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी। तो मैंने ए एक्स प्लस माइनस ए एक्स किया तो मेरे पास आइडेंटिटी आ गई। ये आइडेंटिटी क्या है? एक्चुअल में वी की आइडेंटिटी है, यानी कि ये जीरो वेक्टर है। ठीक है, अब इसको देखो, कंसीडर करो ए एक्स प्लस माइनस ऑफ ए एक्स। अब इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी लगाई आपने, देखो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ लिख दी है। अल्फा प्लस बीटा डॉट वी क्या होता है? अल्फा डॉट वी और बीटा डॉट वी। इसमें अल्फा को ए ले लो, बीटा को माइनस ए ले लो, और वी को एक्स ले लो, तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब ए और माइनस ए दोनों के दोनों फील्ड के एलिमेंट है। फील्ड के अंदर एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए प्लस माइनस ए क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, तो जीरो एक्स आ गया। अभी अभी आपने ऊपर पार्ट ए में प्रूफ किया जीरो एक्स जीरो होता है, तो आपने जीरो एक्स की जगह पे जीरो लिख दिया। क्लियर है? तो अब इसको देखो, ए एक्स प्लस माइनस ऑफ ए एक्स आपके पास जीरो आ गया, तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। अब जरा ए को एक बारी पर्टिकुलरली वन डाल के देखो इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि वन जो है फील्ड का एलिमेंट है और ए भी फील्ड का एलिमेंट है, तो आप ए को वन डाल सकते हैं। तो माइनस वन इंटू एक्स किसके बराबर आ गया? माइनस वन इंटू एक्स। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ वन इंटू एक्स, क्योंकि एक्स होता है, डेफिनेशन है आपकी। अब ए ऑफ माइनस एक्स कंसिडर करो। माइनस एक्स को आई कैन राइट एज माइनस वन इंटू एक्स, और मैंने माइनस वन इंटू एक्स को माइनस एक्स यहाँ से बाय टू लिख लिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं ए को अंदर लेके चली गई हूँ ब्रैकेट के अंदर। क्यों लेके जा सकती हूँ? आप यहाँ पे प्रॉपर्टी देखो, मैंने वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी लिखी है, अल्फा डॉट बीटा एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा एक्स। ठीक है, ये लिख सकते हो। अब ए इंटू माइनस वन किसके बराबर है? माइनस ए, तो माइनस ए इंटू एक्स आ गया। तो ये तीनों चीजें आपको जो होल्ड करानी थी, प्रूफ कराना था थ्योरम में, आपने करा दिया। क्लियर है बच्चों? लास्ट देखिए, इसकी एक प्रॉपर्टी और है, ए डॉट जीरो को जीरो लिखना है, प्रूफ करना है। तो देखो आप कैसे करेंगे, आप कंसीडर कीजिए ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये नहीं है यहाँ पे,
मैंने कंसीडर किया ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो। अब ए को बाहर रख के अंदर जीरो प्लस जीरो आ गया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी हमने वेक्टर स्पेस की। ठीक है बच्चों, अब जीरो प्लस जीरो तो जीरो ही होता है, आपको मैंने बता रखा है। क्लियर है ना, क्योंकि दो जीरो वेक्टर को ऐड करोगे तो जीरो वेक्टर ही आ जाएगा। ए डॉट जीरो को आप लिख सकते हो ए डॉट जीरो प्लस जीरो। क्यों लिख सकती हूँ मैं, देखो ए फील्ड का एलिमेंट, जीरो क्या है, जीरो वेक्टर है तो वेक्टर का वी का एलिमेंट है। स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो ए डॉट जीरो किसका एलिमेंट आ जाएगा, वी का आ जाएगा। तो ये कैपिटल वी का एलिमेंट है, और कैपिटल वी क्या है, एबिलियन ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू प्लस। तो उसके पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। वो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो वेक्टर। तो ए डॉट जीरो प्लस जीरो वेक्टर क्या देगा आपको, ए डॉट जीरो ही दे देगा। ठीक है ना, तो मैंने इसलिए ए डॉट जीरो की जगह ए डॉट जीरो प्लस जीरो लिख दिया। अब देखो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये वाली, और ये जो अभी अभी प्रूफ करी है, इन दोनों को इकट्ठा कर लो क्योंकि दोनों बराबर है। अब कैंसिलेशन लॉ का इस्तेमाल करोगे तो ए डॉट जीरो आपका जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज थी बेटा वेक्टर स्पेस की। ये प्रॉपर्टीज पता जरूर होनी चाहिए क्योंकि ये आगे कोई भी काम करोगे ना तो उसमें कई जगह पे यूज हो जाती है, तो आपको ये बातें मालूम जरूर होनी चाहिए। ठीक है ना, रीजनिंग में काम आती हैं ये। प्रूफ तो जनरली इतनी आसानी से इनका नहीं पूछते, बट हाँ जो मैं अब पढ़ा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब स्पेस। तो देखो सब स्पेस, आप सब बच्चे रिकॉल कीजिए कि जब हमने ग्रुप किया था तो फिर हम सब ग्रुप पे आए थे। हमने रिंग थ्योरी में रिंग पढ़ा तो फिर सब रिंग पे आए। इसी तरीके से बेटा सब वेक्टर स्पेस पढ़ा है तो वेक्टर स्पेस से अब आए हैं सब स्पेस पे। डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। देखो, अ सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर अ फील्ड F इज कॉल्ड अ सबस्पेस इफ W इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F। देखो आपको पता है जब ग्रुप से सब ग्रुप पे आए थे तो हमने कहा था नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द ग्रुप विच इटसेल्फ फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ द पेरेंट ग्रुप। वही चीज यहाँ पर है कि पहले एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है फील्ड एफ का। मैंने यहाँ नॉन एम्प्टी वर्ड नहीं लिखा है, यहाँ पे डब्ल्यू लिखा है, पर जब इसका आगे क्राइटेरिया करेंगे ना तो हम शो करेंगे कि डब्ल्यू जो है अपने आप ही नॉन एम्प्टी, मतलब उसमें कंडीशन लगी हुई है क्राइटेरिया के अंदर, तो जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू वहां लग जाएगा तो वो अपने आप नॉन एम्प्टी बना देगा उसको। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने लिख दिया नॉन एम्प्टी सबसेट तो भी ठीक है, नहीं लिख रहे तो भी ठीक है। तो a subset W of a vector space V over the field F is called a subspace if ये जो W है ये खुद अपने आप में वेक्टर स्पेस बना देगा विद रिस्पेक्ट टू द सेम कंपोजिशंस ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप सबको पता है वेक्टर स्पेस के पास दो ऑपरेशंस होती हैं, एक तो एडिशन की जो वेक्टर एडिशन के काम आती है, और एक होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो कि फील्ड के एलिमेंट को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना सिखाती है। तो उन्हीं दोनों सेम ऑपरेशन के साथ अगर W जो है अपने आप में वेक्टर स्पेस बना दे तो वो W क्या बन जाएगा, इसका सबस्पेस बन जाएगा। क्लियर है, ये तो डेफिनेशन हो गई सबस्पेस की। फिर देखो बेटा बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, जैसे सब रिंग करी थी तो हमने कहा था एवरी रिंग इज अ सब रिंग ऑफ इटसेल्फ, तो यहाँ पे आ जाएगा एवरी वेक्टर स्पेस इज अ सबस्पेस ऑफ इटसेल्फ। ऐसे ही बेटा जीरो आप सबको पता है ट्रिवियल रिंग थी या ट्रिवियल सब ग्रुप बनाया था, ऐसे ही जीरो यहाँ पे ट्रिवियल सबस्पेस बन जाएगा। और आपको पता है कि कोई भी आपने वेक्टर स्पेस ले रखा है उसके ये दोनों के दोनों सबस्पेस हमेशा होंगे। जैसे आपने कोई भी ग्रुप लिया तो उसके दो सब ग्रुप्स हमेशा होते थे, एक जीरो और एक वो खुद अपना। ऐसे ही रिंग्स में होता था, ऐसे ही वेक्टर स्पेसिस में है कि जीरो और वी ये दोनों अपने सबस्पेसिस खुद जरूर होंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, तो ये दीज आर ऑलवेज द टू सबस्पेसिस ऑफ एवरी वेक्टर स्पेस, राइट। नेक्स्ट आइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा आपकी, और ये थ्योरम क्वेश्चंस को प्रूफ करने में भी काम आती है। सो इस थ्योरम को सब बच्चे बहुत अच्छे से करेंगे, तो आसान भी बहुत है। इस थ्योरम को हम बोल देते हैं क्राइटेरिया फॉर सबस्पेस। क्राइटेरिया फॉर सबस्पेस का मतलब ये हो गया कि कभी आपको किसी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी को शो करना पड़ जाए कि ये सबस्पेस है, तो आप पूरा आपको ये ना शो करना पड़े कि इट इज़ अ वेक्टर स्पेस इन इटसेल्फ उसकी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, 8-9 प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। बट अगर आप इस थ्योरम का इस्तेमाल करोगे तो आप ये देख रहे हो ए बी सी तीन ही कंडीशंस हैं, बस ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करा के काम चल जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये थ्योरम बहुत हेल्पफुल है। तो जब भी किसी सेट को आपको प्रूफ करना हो कि ये सबस्पेस है तो आप इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे जो मैं आपको अब सिखा रही हूँ। देखो, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस एंड W बी अ सबसेट ऑफ V। ठीक है, देन W इज अ सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस होल्ड्स ट्रू। देखो आपकी कंडीशन है जीरो बिलोंग्स टू W। अब आप खुद समझ लो ये जीरो बिलोंग्स टू W जो लिखा है ना यहाँ पर, ये इट मीन्स जो W है वो आपका नॉन एम्प्टी है। मैं वैसे भी आपको हमेशा कहती हूँ
जब भी किसी सेट को शो करना है कि वो नॉन एम्प्टी है तो आप शो कर दिया करो उसमें जीरो एलिमेंट बिलोंग करता है। तो अब इसने ना नॉन एम्प्टी वर्ड ऊपर नहीं लिखा था, इसलिए इसने यहाँ पे कंडीशन में डाल दिया कि जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू। क्लियर है? बल्कि मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि आप ही की बुक के अंदर एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 17 है, वो बिल्कुल सेम ऐसी यही थ्योरम है, बस द ओनली थिंग इज वो यहाँ पे जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू ना लिख के लिख रहा है कि प्रूव दैट डब्ल्यू इज नॉन एम्प्टी। तो बात एक ही है। तो एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपकी बुक का, वो भी आपका यहाँ पे हाथियात प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ, क्वेश्चन 17 ऑफ एक्सरसाइज भी यही है। ठीक है, क्लियर हो गई बच्चों बात? तो क्या है पहली कंडीशन की जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, या फिर आप बोल सकते हैं डब्ल्यू इज नॉन एम्प्टी। दूसरी कंडीशन है कि आप कोई भी दो एलिमेंट लेंगे डब्ल्यू के, ठीक है, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो एक्स प्लस वाई भी डब्ल्यू के अंदर होना चाहिए, मतलब क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन शुड होल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर C कोई फील्ड का एलिमेंट है और X W का एलिमेंट है, तो जब उनको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो वो भी W के अंदर होना चाहिए। तो सीधी बात ये हो गई कि W के अंदर एडिशन, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों चीजें अपनी होनी चाहिए खुद की उसके पास, W के पास, और जीरो एलिमेंट W के पास होना चाहिए, मतलब इट शुड बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट। ये तीनों चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएंगी किसी उसके अंदर, तो वो सबस्पेस बना देगा। तो आपको ये प्रूफ करना है। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने मान लिया कि W सबस्पेस है, मैं कन्वर्ट्स भी शो करूंगी। तो पहले मैंने लिया W सबस्पेस है, तो मैं शो करती हूँ ABC तीनों होल्ड करेंगे, तो बहुत आसानी से हो जाएगा बेटा। देखो, अगर W सबस्पेस है तो बाय डेफिनेशन इट इज अ वेक्टर स्पेस इन इटसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ V। तो अगर ये वेक्टर स्पेस है तो W प्लस अपने आप में अबिलियन ग्रुप हो गया, तो शुरू की 5 प्रॉपर्टीज तो प्रूफ हो गई, और साथ में शुरू की 5 प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई मेरी। W प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। अब आपको पता है एबिलियन ग्रुप है तो उसके पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी, अगर एडिटिव आइडेंटिटी है तो क्या हो जाएगा, उसके पास जीरो बिलोंग्स टू W आ जाएगा। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी बात, W प्लस अगर एबिलियन ग्रुप है तो क्लोजर होल्ड करेगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अगर X और Y मैंने कोई दो एलिमेंट W के ले लिए तो उनको ऐड करेंगे तो वो भी W का एलिमेंट आ जाएगा, तो क्लोजर होल्ड्स इन W प्लस। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन के लिए आप देखिए, आपको पता है कि W सबस्पेस है, सबस्पेस है तो इट इज अ वेक्टर स्पेस इन इटसेल्फ। अगर वेक्टर स्पेस है तो उसके पास दो ऑपरेशन जरूर होंगी, एक एडिशन की और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली देखो, अगर एक फील्ड का एलिमेंट है और एक हमने किसका एलिमेंट ले लिया, W का कोई भी एलिमेंट ले लिया, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसका एलिमेंट आएगा, W का आएगा। क्यों आ रहा है ये, क्योंकि W को हमने सबस्पेस माना, सबस्पेस है तो ये वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो इसके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कंपोजिशन होगी, तो उससे ये आ गया। तो अभी तो मैंने ये शो किया है बच्चों की अगर W सबस्पेस है तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। अब मैं इंपॉर्टेंट पार्ट प्रूफ करूंगी कि अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो W सबस्पेस है। तो W को सबस्पेस बनाना मतलब W के अंदर वो सारी डेफिनेशन वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना। मतलब मुझे क्या क्या शो करना पड़ जाएगा कि W इटसेल्फ फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस, यानी कि W प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, ये शो करोगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है W के पास, ये शो करोगे। और वो जो लास्ट की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं वेक्टर स्पेस की, वो भी आपको होल्ड करानी पड़ेंगी। तो देखो बेटा, ये भी बहुत आसानी से होगा। सबसे पहले हम शो करते हैं कि W प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, तो उसके लिए क्लोजर करेंगे। तो क्लोजर तो सेकंड डेफिनेशन कंडीशन जो है आपकी थ्योरम की, वो खुद ही क्लोजर करा रही थी विद रिस्पेक्ट टू प्लस की एक्स और वाई अगर W के एलिमेंट है तो एक्स प्लस वाई भी W का एलिमेंट होगा। ये तो कंडीशन नंबर 2 थ्योरम के अंदर जो गिवन है वही हो गया। ठीक है, बाय सेकेंड कंडीशन, मैंने शायद बी लिखा हुआ था ना, बाय द सेकेंड कंडीशन ऑफ गिवन इन थ्योरम गिवन टू अस। ठीक है, अब एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी आपको मैंने बता रखा है कि एसोसिएटिविटी और कॉम्यूटेटिविटी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बड़े सेट में होल्ड करेंगी तो छोटे में भी जरूर होल्ड करेंगी। तो जब ये V के अंदर होल्ड कर रही हैं, V प्लस में होल्ड कर रही हैं, तो ये W प्लस में भी होल्ड जरूर करेंगी, क्योंकि W तो सबसेट ऑफ V है। ठीक है, तो ये दोनों हो गई। अब आ जाइए एडिटिव आइडेंटिटी। आपको एडिटिव आइडेंटिटी तो खुद ही कंडीशन नंबर 1 में गिवन है। ठीक है, तो जीरो बिलोंग्स टू W तो अपने आप ही आ गया गिवन इन कंडीशन नंबर 1। क्लियर है? तो एडिटिव इनवर्स की बात करनी है बच्चों आपको। तो एडिटिव इनवर्स कैसे हो जाएगा, देखो, लेट x बिलोंग्स टू W है आपके पास। ठीक है, देन आपको पता है कि -1 इंटू एक्स भी W के अंदर जरूर होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास Cx बिलोंग्स टू W की कंडीशन है, वेयर C बिलोंग्स टू F और X बिलोंग्स टू W। ये कंडीशन नंबर 3 थी आपकी जो गिवन थ्योरम है। इसमें C को -1 डाल दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 इंटू एक्स बिलोंग्स टू W। तो
आपके पास आ गया माइनस एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो आपको पता चला कि एडिटिव इनवर्स भी होल्ड करता है, ठीक है। तो एडिटिव पांचों प्रॉपर्टीज प्रूफ हुई, तो आपको पता चला कि डब्ल्यू प्लस एक एबिलियन ग्रुप बना देगा। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी डब्ल्यू में होल्ड कर रही है बाय द थर्ड कंडीशन ऑफ द थ्योरम, तो ये भी हो गया। अब मुझे शो करना है बाकी की चार प्रॉपर्टीज जो होती हैं वेक्टर स्पेस की, वो होल्ड करती हैं, जो कि ये चार प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। बच्चों ये चारों ही प्रॉपर्टीज अगर बड़े सेट V में होल्ड करती हैं तो छोटे सेट W1 छोटे सेट में भी होल्ड करेंगी, तो W के अंदर भी ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। क्योंकि ये देखो कुछ नहीं होता, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप चीजें ही बनी हुई हैं, एसोसिएटिव टाइप चीजें बनी हुई हैं, ये सारी चीजें जब, क्योंकि W1 और W2 V के भी तो एलिमेंट्स है ना, अगर ये W के एलिमेंट है तो ये V के भी तो एलिमेंट है, तो जब V के लिए ये चीज होल्ड कर रही है तो इनके लिए भी होल्ड करेगी, ठीक है ना। तो हमारे को पता चला कि ये चारों प्रॉपर्टीज क्योंकि बड़े सेट में होल्ड कर रही थी तो छोटे सेट में भी होल्ड करेगी। तो हमने शो कर दिया कि W जो है अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाता है, तो इसका मतलब W एक सबस्पेस है। तो बच्चों ये थ्योरम का प्रूफ भी जरूर लर्न करना है और इस थ्योरम की कंडीशंस भी लर्न करनी है ताकि क्वेश्चंस प्रूफ करने के काम आए। तो अब देखो इन्हीं के ऊपर बेस्ड मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, ये बुक के एग्जांपल्स हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स। देखिए सबसे पहले है आपके पास लेट W बी द सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सब बच्चे जरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिकॉल कीजिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? A ट्रांसपोज इक्वल टू A, ठीक है। और ये हमने कौन सा सेट, अच्छा ये भी पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स सारे स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं, इसलिए यहाँ पर M के नीचे n बाय n लिखा है, मतलब सेट ऑफ ऑल n बाय n मैट्रिसेस ओवर F। और ये F क्या है? कोई भी एक फील्ड है, रियल नंबर्स की भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की भी हो सकती है, ठीक है। वैसे सिमेट्रिक मैट्रिसेस में रियल्स होते हैं। अब आ जाइए, शो दैट W फॉर्म्स अ सबस्पेस। आपको शो करना है W सबस्पेस है। तो बेटा अब हम सबस्पेस क्राइटेरिया यूज करेंगे, मतलब मैं क्या शो करूंगी कि ये तीनों कंडीशन जो हमने ऊपर वाली थ्योरम में आपको कराई है वो होल्ड करती है। तो मैंने लिख दिया खोल के। सबसे पहले तो मैंने लिखा कि W सेट है क्या? W सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो इसके पास मैट्रिसेस एलिमेंट होंगे, तो मैंने लिखा A बिलोंगिंग टू M n बाय n क्रॉस n, क्योंकि A कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जो कि क्योंकि इसी का सबसेट बनाना है इसलिए M n क्रॉस n से लेगा एलिमेंट। क्योंकि सिमेट्रिक है इसलिए A ट्रांसपोज इक्वल टू A आएगा। आपको शो करना है कि W एक सबस्पेस है, इसका सबस्पेस है, तो इसका मतलब W शुड बी अ सबसेट ऑफ दिस विच इज ऑलरेडी क्लियर। यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक लिखा हुआ है ये कि इसी से एलिमेंट ले रहा है, तो इसका मतलब W इसका सबस्पेस सबसेट होगा। फिर आपको शो करनी है पहली कंडीशन की जीरो एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस W। फिर नेक्स्ट शो करनी है कि क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स, ये सेकंड कंडीशन। एंड द थर्ड कंडीशन इज कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन W। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो W सबस्पेस बना देगा। तो लेट अस शो। देखो जीरो एलिमेंट जरूर होगा इसके पास। क्यों होगा जीरो एलिमेंट इसके पास? देखो जीरो का ट्रांसपोज लोगे तो जीरो ही आता है, जीरो मैट्रिक्स के अंदर अगर ट्रांसपोज लोगे तो जीरो मैट्रिक्स वापस आ जाएगा, तो इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर जीरो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो वो W का एलिमेंट बन गया, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड कंडीशन के लिए कोई भी दो मैट्रिसेस लीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिसेस लीजिए और शो कीजिए उनका सम भी सिमेट्रिक है। तो मैंने A और B बेटा दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस ले लिए W के अंदर, तो A और B दोनों n बाय n मैट्रिसेस होंगे और A ट्रांसपोज इक्वल टू A होगा और B ट्रांसपोज इक्वल टू B होगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक हैं। और दूसरी बात ये भी बेटा कि A और B दोनों n बाय n मैट्रिसेस हैं, तो आपको पता है जब दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं आएगा, वो अगेन n क्रॉस n मैट्रिक्स आएगा, तो वो M n बाय n का एलिमेंट बन जाएगा। अब मैं इस A प्लस बी का ट्रांसपोज लूंगी तो क्या आएगा? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। दिस इज द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज की अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब AT क्या है मेरा? A के बराबर है और B ट्रांसपोज किसके बराबर है? B के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि A और B दोनों खुद अपने आप में सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो हमें पता चला कि A प्लस बी का ट्रांसपोज A प्लस बी के बराबर है, इसका मतलब A प्लस बी सिमेट्रिक है। अगर A प्लस बी सिमेट्रिक है तो A प्लस बी किसका एलिमेंट बन गया? W का एलिमेंट बन गया, ठीक है बच्चों। कंडीशन नंबर 3 देखिए, अल्फा बिलोंग्स टू F लिया। अब आपको शो करना है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है W में, तो मैंने बेटा लिया अल्फा बिलोंग्स टू F और एक एलिमेंट मैंने ले लिया A बिलोंग्स टू W। मुझे शो करना है कि अल्फा डॉट A बिलोंग्स टू W, यानी कि अल्फा डॉट A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपको शो करना है। तो मैंने अल्फा डॉट A का ट्रांसपोज लिया, तो आपको पता है स्केलर का ट्रांसपोज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केलर तो एक नंबर है, ट्रांसपोज लेते समय उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर यूं का यूं बाहर आ जाएगा। तो अल्फा बाहर आ गया, ट्रांसपोज सिर्फ A के ऊपर लग के रह गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो बेशक।
क्लियर। अब ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो अल्फा डॉट ए आ गया, तो आपने देखा अल्फा ए का ट्रांसपोज लिया तो वो अल्फा ए के बराबर आ गया। इसका मतलब अल्फा ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब अल्फा ए डब्ल्यू का एलिमेंट है। तो आपने क्राइटेरिया फॉर सबस्पेस की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करवा दिया, इसलिए ये एक सबस्पेस बन गया एम एन बाय एन का। क्लियर है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लेट एन बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर and let pnf denotes the set of all polynomials in pf having degree less than or equal to n। तो बेटा मैंने तो आपको प्रूफ भी कराया था कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n जो होता है वो एक वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। अब मुझे क्या शो करना है कि ये pnf जो है ये एक सबस्पेस बना रहा है pf का। pf के अंदर बेटा पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, ठीक है, और इसके अंदर pnf है, इसके पास पॉलिनोमियल्स होंगे पर्टिकुलरली जिनकी डिग्री लेस देन इक्वल टू n है। तो आपको शो करना है कि पीएनएफ एक सबस्पेस है पीएफ का। तो नेचुरल सी बात है, पीएफ के अंदर तो पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, कोई सी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो वो इसके अंदर कवर्ड है, और पीएनएफ के पास पर्टिकुलरली लेस देन इक्वल टू एन के हैं, तो सबस्पेस तो ये सबसेट तो है ही, पीएनएफ इज अ सबसेट ऑफ पीएफ। अब आपको शो करना है कि जीरो एलिमेंट है पीएनएफ के अंदर, तो आप सबको पता है जीरो पॉलिनोमियल होता है हमारे पास, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है पॉलिनोमियल्स में, यानी कि जीरो इक्वल टू जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स क्यूब टाइप का। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हम क्या लेते हैं, -1। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री -1। तो ये -1 क्या है, लेस देन इक्वल टू n होगा, तो इसका मतलब जीरो पॉलिनोमियल जो है पीएनएफ के पास होगा। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन देखिए, कोई भी दो पॉलिनोमियल लीजिए पीएनएफ के अंदर, मतलब दे आर द टू पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n। तो बेटा जब उनको ऐड करोगे तो पॉलिनोमियल ही मिलेगा आपको और उसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू एन ही होगी। आप सबको पता है लाइक टर्म्स ऐड हो जाती हैं जब कोई दो पॉलिनोमियल ऐड करते हो। तो अगर मान लीजिए nth जो x टू दी पावर n का कोफिशिएंट है, मान लीजिए अगर वो सेम हो जाए दोनों के अंदर, तो अगर वो माइनस प्लस एक, मतलब एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो ऐड करने पर 0 बन जाता है वो वाला कोफिशिएंट, तो हमारी लेस देन इक्वल टू n डिग्री आएगी, वरना सेम ही डिग्री आ जाती है, ठीक है ना। तो आप सबको पता है कि दो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n अगर हम ऐड करेंगे तो हमें फिर दोबारा से कोई पॉलिनोमियल मिल जाएगा ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n, तो क्लोजर होल्ड करती है। क्लियर। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई। अब थर्ड कंडीशन के लिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने एफ एक्स कोई भी एक पॉलिनोमियल लिया डिग्री लेस देन इक्वल टू n का, तो मैंने यहाँ पे देखो लास्ट में a के x के करके इधर लिख दिया k लेस देन इक्वल टू n, तो ये एफ एक्स कोई भी एक पॉलिनोमियल बन गया डिग्री लेस देन इक्वल टू n का। इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखो अल्फा भी कोई फील्ड का एलिमेंट है, ए आई जितने हैं ये भी फील्ड के एलिमेंट है, तो अल्फा और ए आई को मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब फील्ड के एलिमेंट आ जाएंगे। अगर ये सारे फील्ड के एलिमेंट हैं तो ये किसका बन गया, ये पॉलिनोमियल बन गया एफ फील्ड के अंदर ही, ठीक है ना। तो अब इट इज एन एलिमेंट ऑफ पीएनएफ अगर इसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू एन हुई, तो वो क्लियरली इसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू एन है, क्योंकि जब आपने स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो इधर एक्स के ही है आपके पास, and k is less than equal to n, so you again get a polynomial of degree less than equal to n। तो इसका मतलब ये pnf का एलिमेंट बन गया। तो हमने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करा दी pnf के ऊपर, तो pnf is a subspace of pf। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखिए सब बच्चे, लेट CRR, देखो ये C stands for continuous, R stands for real number, this R also stands for real number, और ये R है आपका डोमेन और ये दूसरे वाला R है आपका कोडोमेन। तो CRR क्या बन गया, इट इज द सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शंस फ्रॉम R टू R, ठीक है। डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है, और सारे कौन से फंक्शंस लिए हमने, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस लिए हुए, ठीक है बच्चों। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का जो सेट है आपको शो करना है कि इट इज द सबसेट, सॉरी इट इज द सबस्पेस ऑफ द सेट FRR के अंदर बेटा ऑल फंक्शंस है, वेदर कॉन्टिन्यूअस और नॉट कॉन्टिन्यूअस, और CRR के अंदर सिर्फ वो कलेक्शन ली है जो कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की है। आपको शो करना है कि ये C जो है ये सबस्पेस बनाता है F का, ठीक है बच्चों। तो देखो आपको वही तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि इसके पास जीरो एलिमेंट है, इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो मैंने पहले एक जीरो फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम R टू R सच दैट 0x इक्वल टू 0, मतलब हर एलिमेंट की इमेज 0 है, तो इसे बोलते हैं जीरो फंक्शन। आपको पता है जीरो फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है,
और आप जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, तो ये जीरो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये किसका एलिमेंट बन गया, सी का एलिमेंट बन गया, सी आर आर का। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन के लिए देखिए, मैंने कोई भी दो फंक्शंस लिए सी के, यानी कि दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिए। तो अब आप सबको पता है कि सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, ठीक है ना। तो हमारे को चाहिए था एफ और जी अगर कॉन्टिन्यूअस हो तो एफ प्लस जी भी कॉन्टिन्यूअस हो, जो हमें पता है कि हमेशा होता है। तो इसका मतलब एफ प्लस जी भी सी का एलिमेंट आ जाएगा। तो क्लोजर होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट देखिए, आपने एफ लिया, कोई भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन आर, ठीक है, और अल्फा कोई भी एक स्केलर लिया। आपको पता है स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को तो उसकी कॉन्टिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी कॉन्टिन्यूअस ही रह जाता है। तो मुझे पता चला कि अल्फा एफ भी कॉन्टिन्यूअस है, तो अल्फा एफ भी सी का एलिमेंट बन गया। तो इट इज अ, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इट इज अ सबस्पेस ऑफ एफ आर आर, ठीक है। अब देखो, मैं एक बेटा यहीं पर ही आपको एक चीज करवा देना चाहती हूँ। ये देखिए, आपकी बुक का है क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज। उसमें क्या है कि व्हाट इफ सी आर आर इज द सेट ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस। मतलब कि अगर मैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की जगह डिफरेंशिएबल फंक्शंस ले लूं तो क्या ये इसका सबस्पेस बनाएगा एफ आर आर का? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि आपको पता है जीरो फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल भी होता है, बिकॉज एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। कांस्टेंट का डेरिवेटिव सबको पता है जीरो होता है, तो एग्जिस्ट करता है। तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, तो जीरो बिलोंग कर जाएगा। दूसरा, आपको पता है सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, एंड स्केलर मल्टीप्लाई कर दो किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो भी आपका जो है क्या बना देगा, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन बना देगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर जाएगी। तो जैसे जहां ऊपर वाले प्रूफ में आपने कॉन्टिन्यूअस वर्ड लिखा है, सब जगह पर आप क्या लिख दो, डिफरेंशिएबल वर्ड लिख दो, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने साथ के साथ आपको इसका प्रूफ भी बता दिया। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, देखो, let W denotes the set of all diagonal matrices in M n by n cross F। तो अब हमने क्या किया, M n क्रॉस n तो था सेट ऑफ ऑल n by n मैट्रिसेस, उसमें से हमने पर्टिकुलरली कलेक्शन ले ली उनकी जो डायगोनल मैट्रिसेस है। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसमें नॉन जीरो एंट्री कैन कम ओनली ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल, और डायगोनल के ऊपर और नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब जीरो होने चाहिए, ठीक है ना, वही होते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। आपको शो करना है कि W फॉर्म्स अ सबस्पेस। तो आप सब देखो बेटा, W सबसेट तो है ही इसका M n क्रॉस n का। और दूसरी बात ये कि जीरो मैट्रिक्स जो होता है, जीरो मैट्रिक्स किस फॉर्म का है? ये देखो, इधर सारे एंट्री जीरो है, जीरो 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 जीरो। अब यहाँ पे ये इस तरीके के एलिमेंट, इस तरीके का है जीरो मैट्रिक्स, सारी एंट्री जीरो है। तो आप देख सकते हो कि डायगोनल के ऊपर और नीचे सारे जीरोज हैं। तो ये जीरो जो मैट्रिक्स जो होता है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स का भी काम करता है। तो हमें पता चला कि जीरो बिलोंग्स टू W, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि डायगोनल के ऊपर और नीचे जो है सारी एंट्री जीरो है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखो, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखते हैं। हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए W के, यानी कि A और B दो मैट्रिसेस हैं जो कि डायगोनल है। डायगोनल है इसका मतलब नॉन जीरो एंट्री अगर आएगी तो वो सिर्फ डायगोनल के ऊपर आएगी, बाकी सारी एंट्री जीरो होगी, ठीक है। तो मैंने दो मैट्रिसेस A और B इस फॉर्म के ले लिए। तो आपको पता चला कि Aij जो है जीरो होगा I नॉट इक्वल टू J। I नॉट इक्वल टू J लिखने का मतलब है डायगोनल से ऊपर और डायगोनल से नीचे, क्योंकि डायगोनल के ऊपर रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर होता है। तो डायगोनल के लिए हम ai लिखते हैं। तो मुझे पता है डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही है कि डायगोनल के ऊपर और नीचे जीरो होने चाहिए। तो aij जीरो हो जाएगा फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। ऐसे ही बेटा bij जीरो हो जाएगा फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिसेस को जब आप ऐड करोगे तो आपको पता है कि ऐड करते समय मैट्रिसेस के अंदर हमारे कंपोनेंट वाइज ऐड हो जाते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से। तो आपका aij प्लस bij भी जीरो आ जाएगा। अगर aij प्लस bij भी जीरो है तो a प्लस b क्या बन गया? आपका डायगोनल मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। क्योंकि फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j आपका aij प्लस bij जीरो आ गया। डायगोनल के ऊपर तो बेटा दोनों सबस्क्रिप्ट बराबर होते हैं, रो नंबर भी और कॉलम नंबर भी,
ठीक है, तो ए प्लस बी एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गया, तो ए प्लस बी डब्ल्यू का एलिमेंट आ गया। अब बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो आपने ए कोई भी एक एलिमेंट लिया डब्ल्यू का, यानी कि ए कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो फिर से डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहती है जब जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा तब तब ए आई जे 0 होगा। क्लियर है? इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करो, तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होती है कि स्केलर जो होता है हर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अल्फा ए आई हर ए आई जे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देखो अल्फा डॉट ए आई जे क्या होगा, वो 0 होगा। आपने अभी भी देखा था ऊपर वेक्टर स्पेसिस की प्रॉपर्टी के अंदर कि 0 डॉट ए इक्वल टू ए डॉट 0 होता है और इक्वल टू 0 होता है, तो अल्फा डॉट ए आई जे आपका 0 हो जाएगा फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। तो इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये जो अल्फा डॉट ए है ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है, तो W इज अ सबस्पेस ऑफ दिस, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, let W denotes the set of all matrices in this having trace equal to 0, show that W forms a subspace of this। सबसे पहले तो ट्रेस का मीनिंग पता होना चाहिए। ट्रेस का मतलब होता है बच्चों सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सबका टोटल करो, दैट इज इक्वल टू ट्रेस। तो अब हमने कैसे सेट बनाया है कि हर वो मैट्रिक्स जिसका ट्रेस 0 है, मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट जिसके 0 है उसकी कलेक्शन ले ली। आपको शो करना है कि ये सबस्पेस बनाता है सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस का। तो आप देखिए 0 मैट्रिक्स के अंदर तो डायगोनल के ऊपर हमेशा ही 0 होता है, ठीक है ना। तो सारे एलिमेंट 0 मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के ऊपर 0 है, तो उनका जब टोटल लेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो उसका मतलब 0 मैट्रिक्स का ट्रेस तो 0 हो गया। तो ट्रेस ऑफ 0 मैट्रिक्स अगर 0 है तो 0 किसका एलिमेंट बन गया, W का। तो पहली कंडीशन तो बड़े आराम से सेटिस्फाइड। आप दूसरा देखो, आपके पास है ए और बी कोई भी दो मैट्रिसेस लिए आपने W में, इसका मतलब W के एलिमेंट है, इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए भी 0 और ट्रेस ऑफ बी भी 0 है। अब ट्रेस ऑफ ए 0 होना मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज 0 इन ए। अब डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं आपको बताया, जिसका रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर हो। तो ए आई आई फॉर्म के होते हैं, क्योंकि सम लेना है डायगोनल एलिमेंट का इसलिए मैंने सिग्मा का साइन लगा दिया, तो मुझे पता चला सिग्मा ए आई आई 0 है। ऐसे बेटा ट्रेस ऑफ बी 0 लेना है, तो मुझे पता चला सिग्मा बी आई आई 0 हो गया, क्योंकि डायगोनल का टोटल 0 लेना है। अब हमें लेना था ए प्लस बी। ए प्लस बी के डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, ए आई आई प्लस बी आई आई होंगे, क्योंकि कंपोनेंट वाइज एडिशन होती है मैट्रिक्स एडिशन में। तो ए आई आई बी आई आई में ऐड हो गया होगा। मुझे शो करना है कि इनका टोटल 0 है, तो इनका टोटल निकाला, तो ये समेशन साइन को अलग अलग कर दिया। अब आपको पता है समेशन ए आई आई 0 है और समेशन बी आई आई भी 0, तो टोटल किया तो आपके पास 0 आ गया। तो मुझे पता चला सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑन ए आई आई ऑन ए प्लस बी इज 0। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए प्लस बी भी 0 आ गया, इसका मतलब ए प्लस बी एलिमेंट आ गया W का। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, आपने कोई भी एक मैट्रिक्स लिया जिसका ट्रेस 0 था, ठीक है, तो इसका मतलब उसका सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट 0 है। अब ये जो सम है ये क्या है, एक तरीके से A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस डैश डैश टिल ANN। आप इसको स्केलर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से तो क्या बन जाएगा, देखो अगर आप खोल के लिखते हो तो A11 प्लस A22 प्लस डैश डैश टिल ANN आपके पास 0 है। अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, ठीक है, ये आ गया। अल्फा डॉट 0 0 होगा क्योंकि फील्ड का एलिमेंट है, अल्फा भी फील्ड में है 0 भी फील्ड में है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा, अल्फा A11 अल्फा A22 अल्फा ANN। तो ये एक तरीके से क्या है, समेशन अल्फा AII इक्वल टू 0 आ गया, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अल्फा A इज 0, तो इसका मतलब ट्रेस ऑफ अल्फा A 0 आ गया, तो अल्फा A बिलोंग्स टू W आ गया। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई सबस्पेस क्राइटेरिया की, तो ये इसका सबस्पेस बन गया। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, आपके पास है लेट W डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस इन दिस हैविंग नॉन नेगेटिव एंट्री। मतलब W के पास सारी एंट्रीज नॉन नेगेटिव है, ठीक है, एक भी नेगेटिव एंट्री नहीं है उसके पास। तो हम बोल रहे हैं कि W डज नॉट फॉर्म अ सबस्पेस ऑफ दिस, क्योंकि आपको अब इसका एक एग्जाम्पल, जो कोई ना कोई प्रॉपर्टी रूल आउट हो रही होगी तभी सबस्पेस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बना, देखो मैंने कोई भी ए मैट्रिक्स लिया W के अंदर जिसकी सारी नॉन नेगेटिव एंट्रीज हैं, और मैंने अल्फा ले लिया -1 क्योंकि रियल नंबर है तो अल्फा मैं स्केलर ले सकती हूँ -1। मैंने अल्फा डॉट ए निकाला, जब मैंने अल्फा डॉट ए निकाला तो आप देखो क्या हो जाएगा, ए की सारी एंट्री पॉजिटिव थी, उसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो सारी एंट्रीज नेगेटिव बन गई।
अगर नेगेटिव एंट्रीज बन गई तो वो तो एलिमेंट नहीं रहेगा डब्ल्यू का, इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन डज नॉट होल्ड इन डब्ल्यू। अगर स्केलर मल्टीप्लीकेशन डब्ल्यू में होल्ड नहीं कर रही तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये इसका सबस्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने बेटा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए सबस्पेस के। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको कुछ थ्योरम्स प्रूफ कराऊंगी यही सबस्पेस वाले टॉपिक की, और कुछ इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये सेक्शन 1.3 आपकी बुक का जो है इसको फिनिश कर दें। राइट, सो बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।